आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग इकोनॉमी, अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्था में वित्तीय नीति के क्या उद्देश्य हैं और इसका देश के आर्थिक विकास को वित्तीय नीति किस प्रकार से प्रभावित करती है। इस विषय में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इसी पे आज थोड़ा सा बिंदुवार स्टडी हम लोग करके चलते हैं। तो विकास, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था में वित्तीय नीति के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग इकोनॉमी। तो इस पर देखा जाए तो विकासशील अर्थव्यवस्था अर्थात अविकसित और विकसित देशों के बीच की स्थिति होती है विकासशील, जिसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था में जहां एक ओर तो अविकसित अर्थव्यवस्था की समस्याएं किसी न किसी रूप में मौजूद होती हैं और दूसरी ओर इन देशों में विकसित देशों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो आधुनिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने जो समस्याएं होती हैं उन पर भी हमको ध्यान देना होगा। तो कौन कौन सी समस्याओं से विकासशील देश जो है ग्रसित होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करके चलें तो यहाँ प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम होती है। दूसरा, भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का ठीक तरीके से विदोहन नहीं किया जाता है, अर्थात उन संसाधनों का अर्ध उपयोग मान करके चलें हम लोग। तीसरे, पूंजी निर्माण की जो गति है वो भी धीमी होती है। चौथी बात भी यदि गौर से देख करके चलें, सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आती है वो है भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव कह सकते हैं। इसके साथ साथ बढ़ती श्रम शक्ति को हम लोग रोज़गार भी प्रदान नहीं करा पाते। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक और बात ये भी है कि छुपी बेरोज़गारी होती है और मौसमी बेरोज़गारी की अधिकता होती है। ठीक है, कहो तो वहीं 2 आदमी काम कर रहे हैं, कहो तो वहीं 20 आदमी हम लोगों के यहाँ कृषि में भी लग जाते हैं। तो इधर कृषि क्षेत्र में जो विपणन के योग्य जो आधिक्य की हमेशा जो है कमी बनी रहती है। इसके साथ साथ प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है और निम्न स्तर की बचत में विनियोग होता है। इसके साथ साथ जो निम्न करदान क्षमता होती है, इसके साथ हम लोग और भी खास बात पे ध्यान करें तो यहाँ आय एवं धन के वितरण की जो है वो बहुत बड़ी असमानता हम लोगों को देखने को मिलती है। उधर यदि इन समस्याओं पर वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक विकास की नीतियों का क्रियान्वयन जो है वो कठिन होता है और इसके लिए सरकारी स्तर पर संगठित रूप में चौमुखी प्रयास किया जाता है। सरकार अपना पूरा प्रयास करती है कि प्रभावकारी मौद्रिक नीति के द्वारा जहां मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करके विदेशी मुद्रा के भंडारों में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जाता है, वहीं राजकोषीय नीति के द्वारा आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों से धन की व्यवस्था करके जैसे कहना चाहिए व्यवस्था करके योजनागत और गैर योजनागत व्ययों को पूरा किया जाता है। इधर औद्योगिक नीति एवं आयात निर्यात के द्वारा स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा निर्यात संवर्धन की जो प्रक्रिया है या उनके प्रयास भी किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये जो समस्याएं हमारे सामने देखने को मिलती हैं, इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि विकासशील अर्थव्यवस्था में सामान्यतः राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। इन उद्देश्यों को हम वास्तव में देख के चलें तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ यदि पहले हम लोग बात करें तो यह प्रभावकारी करारोपण के द्वारा अधिकाधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त करने की बात रहती है। दूसरा, हम लोग बात करें समाज में, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि समाज में जो व्याप्त आय एवं धन की असमानताएं उनको कैसे दूर किया जाए। इसके साथ साथ जो हम लोग बात करके चुके हैं कि पूंजी निर्माण की जो गति है वो धीमी होती है या उसे तेज़ी कैसे की जाए, मतलब तेज़ी कैसे लाई जाए। इसके साथ साथ मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण बनाए रखने की बात भी सामने आती है, ये भी एक उसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ सार्वजनिक ऋणों का उपयोग उत्पादक कार्यों पर
किया जाना चाहिए, ऐसा विचार भी रहता है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण किस तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है, ये इसका बड़ा उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो बेरोजगारी पर नियंत्रण किस तरीके से लगाते हुए पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो किया जाता है। तो इस तरीके से ये उद्देश्य इसके देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करके चलें कि आर्थिक विकास पर वित्तीय नीति का क्या प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन डेवलपिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ हम लोग बात करें तो पिछड़े देशों की ये प्रमुखता होती है कि यहाँ तेज़ी से आर्थिक विकास हो, ऐसा विचार जो है रखा जाता है। उसके लिए अन्य उपायों के साथ साथ वित्तीय नीति का भी सहारा लिया जाता है। अब वित्तीय नीति का एक प्रमुख तथ्य यह होता है कि इसमें जनता के विश्वास वाली राजनीतिक सरकार की स्वीकृति शामिल होती है, इसलिए इसके प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हो जाते हैं। तो वित्तीय नीति का संबंध सामान्य तौर पे जो हम लोग लेकर के चलते हैं वो खास तौर से जैसे ये निम्न तत्वों को शामिल किया जा सकता है। उसमें पहली बात तो करारोपण को शामिल किया जा सकता है, दूसरा सार्वजनिक व्यय की बात भी हम लोग करते हैं, और सार्वजनिक घाटे की वित्त व्यवस्था की भी बात करते हैं, और इधर हम लोग सार्वजनिक ऋण की बात भी करते हैं। तो 4 तत्वों को शामिल किया जा सकता है मूल रूप से, करारोपण, ऋण, व्यय और घाटे की वित्त व्यवस्था। इसमें यदि बारीकी से सब पे अध्ययन किया जाता है तो ये सभी तत्व किसी न किसी रूप से आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, और इनसे विकास संभव भी है और इनसे विकास प्रभावित भी होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करें कि करारोपण का आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस ऑफ टैक्सेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यदि ऊपरी तौर पे देखा जाए तो करारोपण और आर्थिक विकास एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पूर्ण रूप में पृथक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कैसे? सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति के लिए सरकार करारोपण के द्वारा धन प्राप्त करती है। कभी कभी सार्वजनिक ऋणों को चुकाने के लिए भी सरकार जो है करारोपण करती है। दोनों ही दशाओं में करारोपण से व्यक्तियों के हाथों से उसकी जो अतिरिक्त या संचित क्रय शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं वो सरकार के पास चली जाती है, व्यक्तियों के हाथों से। यदि करारोपण की मात्रा बहुत अधिक है तो इससे व्यक्तियों के कार्य करने की, बचत करने की और इच्छा एवं योग्यता पे विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा, और इससे क्या होगा, अंततः बचतें और जो है विनियोग ये दोनों प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर इन सब का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत यदि करारोपण का ढांचा न्यायसंगत हो तो इससे सरकार को पर्याप्त मात्रा में आय भी प्राप्त होगी और बचतें और विनियोग भी प्रभावित नहीं होंगे। अब दूसरी ओर हम लोग बात करके चलें कि सार्वजनिक ऋण पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सार्वजनिक ऋणों का आर्थिक विकास पर प्रभाव ये हम लोग देखें, अर्थात इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक डेब्ट्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सरकार 2 कारणों से आंतरिक और बाह्य ऋण प्राप्त करती है। पहला, युद्ध जनित व्ययों को पूरा करने के लिए, और दूसरा विकास के कार्यों को करने के लिए। तो जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि युद्ध जनित व्ययों को युद्ध जनित ऋण तो पूरी तरह अनुत्पादक होते हैं और ये आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। विकासात्मक कार्यों के लिए प्राप्त किए गए ऋण निश्चित रूप से आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं या आर्थिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। प्रभाव किस प्रकार का होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऋणों से प्राप्त धनराशि किस प्रकार की परियोजनाओं पर व्यय की जा रही है। यदि सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त धनराशि को दीर्घकालीन अर्थात लंबी प्रदाय के रूप में परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है तो इसका प्रभाव जो है अधिक जो है अच्छा नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राप्त ऋणों पर ब्याज का भुगतान तो तुरंत प्रारंभ हो जाता है और परियोजना से लाभ दीर्घकाल में प्राप्त होता है।
तो दूसरी ओर ऋणों से प्राप्त धन की जो तत्काल व्यय करने से खुले बाजार में मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन उत्पादन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि होने लगती है और आर्थिक विकास की उपलब्धियों को अप्रभावित कर देती है। इसके बाद हम लोग अभी बात कर रहे थे घाटे की वित्त व्यवस्था का आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ विकासशील देशों में जब सरकार को करारोपण एवं सार्वजनिक ऋणों से पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती है तो अंततः घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। सरकार बढ़े हुए सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए नोट छाप लेती है। यदि अतिरिक्त मुद्रा उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि किए बिना जब खुले बाजार में आ जाती है तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, जो आर्थिक विकास की उपलब्धियों को अप्रभावी बना देती है। और इसके विपरीत यदि घाटे की वित्त व्यवस्था से प्राप्त धन को शीघ्र उत्पादन देने वाली परियोजना पर व्यय किया जाता है तो उससे मुद्रास्फीति को बढ़ने का खतरा नहीं रहता है और आर्थिक विकास की गति में तेजी आने लग जाती है। अब एक और बात हम लोगों ने बताई थी कि सार्वजनिक व्यय का आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ सार्वजनिक व्यय वास्तव में आर्थिक विकास की दिशा का एक निर्धारक तत्व होता है। आर्थिक विकास की दर, नीति एवं प्रक्रिया क्या होगी, यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि करारोपण, सार्वजनिक ऋणों एवं घाटे की वित्त व्यवस्था से अर्जित आय को सरकार किस प्रकार से व्यय करती है। अर्थात यदि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए, इन सब सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए या निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो विकासशील अर्थव्यवस्था में वित्तीय नीति अनेक प्रकार से आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। चलिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करते हैं। थैंक्स।